हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने की। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एडिटोरियल जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 6 से, और ये है बेसिकली इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। अब हमें पता है कि इंडो पैसिफिक पे सबसे ज्यादा डोमिनेशन हमारा एशियन कंट्रीज का है। एशियन कंट्रीज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी कि साउथ ईस्ट के कुछ कुछ नेशन ने अपनी एक ग्रुपिंग बनाई है और वो सभी अपने आप को एशियन कंट्रीज कहते हैं। अब एशियन कंट्रीज के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखें तो बेसिकली ये 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की थी जिन्हें हम कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये साइन हुई थी 1967 में। इसके बाद ही एशियन कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये क्यों किया था? ये चाहते थे कि इन कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड काफी अच्छे रिलेशंस हैं। बेसिकली ये लोग फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं विद इन द कंट्रीज, मतलब आपस में सभी 10 कंट्रीज फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अब बढ़ते हैं इस एडिटोरियल की तरफ। अब इस एडिटोरियल में बात की गई है इश्यूज के बारे में, क्योंकि इन एशियन कंट्रीज के बीच थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिस्प्यूट रेज होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसका मेजर 2 कारण बताया जाता है। सबसे पहला कारण है हमारा म्यांमार और दूसरा कारण है हमारा चाइना और यूएसए की कोल्ड वॉर। अब म्यांमार कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इन ग्रुप के इंटरनल मैटर्स को? जैसा कि हमें पता है म्यांमार में रिसेंटली वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया गया है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। अब मिलिट्री रूल आ चुकी है और डेमोक्रेसी साइड हो चुकी है। अब क्योंकि म्यांमार एशियन कंट्रीज का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग नेशन है, अब म्यांमार में डिस्टेबलाइजेशन के कारण पूरे ग्रुप को इसके इम्पैक्ट या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। सेकंड रीजन बताया जाता है चाइना और हमारा यूएसए से रिलेटेड। जैसा कि पता है हमें एशियन कंट्रीज में चाइना का काफी ज्यादा डोमिनेशन है। जैसे कि कुछ कंट्रीज है जैसे कि लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये तो कम्प्लीटली चाइना के हाँ में हाँ मिलाते हैं। और भी कुछ कंट्रीज है जो कि चाइना की तरफ इंक्लाइंड है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। बट कई कंट्रीज ऐसी भी है जिनकी चाइना से उतनी अच्छी नहीं बनती, जैसे कि हम ले सकते हैं वियतनाम, जैसा कि ले सकते हैं फिलीपींस। हमें पता है रिसेंटली हम लोगों ने आर्टिकल कवर किया था कि चाइना और वियतनाम और फिलीपींस की डिस्प्यूट चल रही है हमारी साउथ चाइना सी से रिलेटेड, क्योंकि साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है वो उनका है और उनके रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। बट वियतनाम और फिलीपींस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो सी उनके अंडर आती है। तो इस तरह के डिस्प्यूट देखने के मिल रहे हैं। तो कुछ नेशन है हमारे यूएसए के साइड, जैसे कि ये एंटी चाइना, और कुछ नेशन जैसे कि लाओस, कंबोडिया, ये सभी है हमारे चाइना के साइड। अब एक ही ग्रुप में कुछ मेंबर्स चाइना को सपोर्ट करेंगे और कुछ मेंबर्स एंटी चाइना को सपोर्ट करेंगे। तो बेसिक सी बात है कि इंटरनली वो वीक तो होंगे ही। अब आखिर में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का एक काफी इम्पोर्टेंट रिलेशन है एशियन कंट्रीज के साथ। एशियन कंट्रीज से काफी अच्छा हमारा ट्रेड चलता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंगापुर का एफडीआई इंडिया में काफी ज्यादा है, और भी काफी सारे रिसोर्सेज को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर इन कंट्रीज में यानी कि एशियन कंट्रीज में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर ये ग्रुप टूटती है, तो इंडिया को भी काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल में बस यही बताया गया था। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 7 से, और ये है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब सबसे पहले डिजास्टर रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। डिजास्टर रिस्क बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला है हमारा हजार्ड, दूसरा है वल्नरेबिलिटी और तीसरा है एक्सप्लोजर। अब जैसे जैसे ये तीनों कंपोनेंट इंपैक्ट होंगे, हमारे डिजास्टर भी काफी इंपैक्ट होगी। अब तीनों टर्म को अगर समझने की कोशिश करें, हजार्ड यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज बोल सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। वल्नरेबिलिटी का मतलब हुआ कि वो एरिया कितनी रेडी है उन हजार्ड को सहने के लिए। हमें पता है हजार्ड बहुत ज्यादा डेंजरस होता नहीं है, हम नेचुरल कैलेमिटीज को रोक तो सकते नहीं है। जैसे कि यहाँ भी बताया गया है कि पहले पैरा में यही बताया गया है कि हमारा कुछ दिन पहले फ्लड आया था, साइक्लोन आया था, बट एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं किया गया था, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना अच्छा था। तो साइक्लोन एक हजार्ड तो था, बट ये वल्नरेबल नहीं बन पाया उतना।
और आखिर में एक्सप्लोजर। फॉर एग्जांपल कि वो एरिया में कितना अर्थक्वेक आता है, वो कितना एक्सपोज्ड है उस नेचुरल क्लाइमेटिस से। जैसे कि अगर कोई एरिया समुद्र के काफी पास है तो साइक्लोन के आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस एरिया में। तो इस तरह की चीजें। अब हम पढ़ते हैं इस आर्टिकल में क्या समझाया क्या है। बेसिकली पहले पैरा में यही बताया गया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई थी। सेकेंडली, इंडिया की इनिशिएटिव बताई गई है क्योंकि इंडिया ने G20 के सामने एक प्रपोजल रखा है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। हमें पता है डिजास्टर के कारण काफी सारी लाइफ चली जाती है हर बार, और इसे सुलझाने के लिए इंडिया ने 2 तरीके को सामने रखा है। सबसे पहला है हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि यह अर्ली वार्निंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे हम लोग डेथ को काफी रोक सकते हैं। और सेकेंडली, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए इंडिया ने प्रपोज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। अगर कोई एरिया अर्थक्वेक प्रोन है तो हमें कंस्ट्रक्शन इस तरह करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह क्रिएट करना चाहिए कि उसे अर्थक्वेक से उतना इम्पैक्ट ना हो। साइक्लोन से ज्यादा इम्पैक्ट होता है तो उस एरिया में कुछ साइक्लोन रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एक और टर्म बताई गई है कि इंडिया ने यूएन के साथ एक कोलिशन साइन किया है डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब इसके दौरान वो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं ताकि वो लोग डिजास्टर से बच सके। तो अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 1 से, और ये है बेसिकली इजराइल की कंट्रोवर्सीज के बारे में जो काफी महीनों से चल रही है। अब ये आर्टिकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारा जो बिल कंट्रोवर्शियल बिल था उन्होंने उसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह ही इसकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। बट इनके गवर्नमेंट का कहना है कि जुडिशरी इंटरफेयर करती है हमारे एग्जीक्यूटिव के काम में। इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहला, वो जुडिशरी की पावर को लिमिट कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जुडिशरी अब एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और सेकेंडली, उनका कहना है कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में उनका भी रोल होना चाहिए। अभी इजराइल में जुडिशरी की अपॉइंटमेंट अलग अलग सेगमेंट से लोग लिए जाते हैं, जैसे कि कुछ रहते हैं हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, कुछ हमारे गवर्नमेंट के लोग, कुछ अदर पीपल, एक्सपीरियंस्ड लोग, ये सभी मिलकर हमारे जजेस को चूज करते हैं। बट अब गवर्नमेंट इसमें भी इंटरवीन करना चाहती है। तो जुडिशरी का कहना है कि ये तो बिल्कुल चेक एंड बैलेंसेस के खिलाफ हो गया है। अगर जुडिशरी चेक ही नहीं करेगी कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है तो ये डेमोक्रेसी का ब्रीच है। अब हमें इस आर्टिकल को क्यों पढ़ना है? क्योंकि इंडिया में भी सिमिलर चीजें देखी जा रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो गवर्नमेंट हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। जैसा कि हमें पता है हमारे यहाँ अभी कॉलेजियम रूल चल रहा है जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सभी मिलके प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट देन अपॉइंटमेंट करते हैं। बट गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट का भी रोल रहे किसी भी जज के अपॉइंटमेंट में। अब अगला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 5 से, और ये है बेसिकली हमारा इसरो से रिलेटेड। अब ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड नहीं है, ये एक न्यू सैटेलाइट लॉन्च से रिलेटेड है जो कि एक सिंगापुर की सैटेलाइट होने वाली है, और ये लॉन्च होने वाली है PSLV C56 के द्वारा। हमें पता है PSLV हमारा काफी इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है क्योंकि इसकी फेलियर काफी कम है और सक्सेस रेट काफी ज्यादा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि PSLV के यूज से, यानी कि PSLV C56 के यूज से हम लोग एक सैटेलाइट इमेजिनरी को लॉन्च करने वाले हैं जो कि सिंगापुर के सैटेलाइट है, प्लस 6 और सैटेलाइट हम लोग इसके साथ ही लॉन्च करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 6 अदर सैटेलाइट्स। अब इस सैटेलाइट में जो पेलोड यूज किया गया है वो है DSSAR। SAR इज बेसिकली सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब ये क्या है? हमें पता है नॉर्मल रेडार जो होती है, नॉर्मल पेलोड जो हम लोग इमेजिनिंग के लिए यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के इमेजेस नहीं दे पाता है जब अंधेरा हो, यानी कि नाइट के सीन में, क्लाउडी टाइम में, इस तरह के टाइम में वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता है। इसलिए इजराइल की ये DSSAR की मदद से सिंगापुर ने इसे यूज किया है।
ताकि एक गुड रेजोल्यूशन की उन्हें इमेज मिल सके। तो इस आर्टिकल में भी बस यही बात की गई थी। अब हम पढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल के साथ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये है बेसिकली चीता से रिलेटेड। जैसा कि हमें पता है चीता काफी कम बची है हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से हम लोगों को बेसिकली चीता को ट्रांसलोकेट किया करना पड़ा था। हम लोगों ने चीता मतलब कुछ चीता, ऑलमोस्ट 20 चीता हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से हमारे कंट्रीज में लाए थे और इन्हें छोड़ दिया था हमारे कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बट अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ महीनों में ही काफी सारे चीतास की डेथ देखी गई है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये एक नेचुरल डेथ है, बट कुछ एग्जामिनर का ये कहना है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये डेथ हुई है रेडियो कॉलर के कारण। बेसिकली रेडियो कॉलर क्या है, चीता के गले में एक कॉलर डाला जाता है ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। अब हमें पता है चीता काफी कम है, इसलिए इस तरह की चीजें की जाती है। बट बोला जाता है कि इनकी वजह से उनके शरीर पे वुंड बनता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और इनकी ही वजह से डेथ हो रही है। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने ये रेडियो कॉलर को हटा दिया है ड्यू टू हेल्थ रीजन, बट और कहा है कि ये एक नेचुरल डेथ थी। बट कई सारे एग्जामिनर का ये भी कहना है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, ये इसी रेडियो कॉलर के कारण हुई है। तो इस तरह हम लोगों ने आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आया है तो डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड वी विल कीप पोस्टिंग हिंदू एनालिसिस ऑन द डेली बेसिस। तो मिलते हैं अब हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।